हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ। इसके अलावा वन लाइनर्स के फॉर्म में हु इज़ हु के अंतर्गत देखने वाले हैं प्रमुख ऑफिस बियरर के बारे में, और सेशन में एक अभ्यास प्रश्न भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और सेशन के अंत में हम लोग स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को भी व्याख्या के साथ देखने वाले हैं इस सेशन में, और इसका पीडीएफ मैं आपको बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को, और शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह अभ्यास प्रश्न था, झारखंड राज्य का पहला व इकलौता सीआईडी थाना किस जिले में खोला गया है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी पश्चिमी सिंहभूम अथवा ऑप्शन डी देवघर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, रांची में सीआईडी थाना खोला गया है, जो झारखंड का पहला और इकलौता थाना होगा सीआईडी थाना। आपको बता दें कि झारखंड का पहला व इकलौता सीआईडी थाना रांची में खोला गया है और इसे राज्य थाना का दर्जा प्रदान किया गया है, और यह थाना अपराध अनुसंधान विभाग यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट थाने के नाम से जाना जाएगा। झारखंड के डीजीपी ने 11 अगस्त 2023 को इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है, और इस थाने की अधिसूचना झारखंड सरकार ने वैसे तो काफ़ी पहले 2016 में ही निर्गत किया था, परंतु तकनीकी कारणों से यह शुरू नहीं हो सका था। आपको बता दें कि डोरंडा के राजा रानी कोठी में स्थित क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईडी मुख्यालय में यह थाना स्थित है, और इसका क्षेत्राधिकार पूरे झारखंड में होगा। और यह ठीक उसी तरह से काम करेगा जैसे केंद्रीय स्तर पर एनआईए, सीबीआई और ईडी केस दर्ज करती है अपने स्तर पर, और फिर केस का नए सिरे से अनुसंधान करती है और उसके बाद जांच करती है और एफआईआर दर्ज करती है। यह था दोस्तों पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न और उससे जुड़ा उत्तर और व्याख्या। आइए अब नए प्रश्नों को देखते हैं जो झारखंड करंट अफेयर से रिलेटेड है, और इसके अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुखदेव भोई को प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितता बरतने के मामले में राज्यपाल ने पदमुक्त करने का आदेश जारी किया है? ऑप्शन ए विनोबा भावे विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी कोल्हान विश्वविद्यालय अथवा ऑप्शन डी रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर है दोस्तों विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, जो कि धनबाद में स्थित है। इसके कुलपति सुखदेव भोई को अनियमितता बरतने के मामले में राज्यपाल ने पदमुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। राज्यपाल सह झारखंड के सभी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति यानी चांसलर सीपी राधाकृष्णन ने धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति यानी वाइस चांसलर प्रोफेसर सुखदेव भोई को प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितता बरतने के मामले में कुलपति के पद से पदमुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि राजभवन ने एक आदेश जारी किया था जिसके तहत उच्च शिक्षा विभाग ने एक टीम गठित कर आरोप की जांच कराई थी, और टीम ने उनके विरुद्ध प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितता बरतने के कई गंभीर शिकायतों की पुष्टि की है। इस कारण उन्हें पदमुक्त किया गया है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के पद से। आपको बता दें कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में स्थित है, और इसका क्षेत्राधिकार धनबाद और बोकारो जिले के अंतर्गत आता है, और इसकी स्थापना 13 नवंबर 2017 को झारखंड सरकार का एक विश्वविद्यालय के रूप में किया गया था, और रघुवर दास उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री थे जब इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड नई खेल नीति लागू होने के बाद मुख्यमंत्री ने झारखंड के कितने खिलाड़ियों को एक साथ पुरस्कृत किया है? ऑप्शन ए 22,
ऑप्शन बी 122, ऑप्शन सी 222 अथवा ऑप्शन डी 322। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 222। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश राय कान्हा भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सम्मान राशि वितरण समारोह में 222 खिलाड़ियों को साथ ही प्रशिक्षकों को भी पुरस्कृत किया। इसमें 222 खिलाड़ी और 48 से अधिक प्रशिक्षक शामिल थे और 5 करोड़ की राशि पुरस्कार स्वरूप इन खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को प्रदान किया गया। आपको बता दें कि हाल के दिनों में झारखंड सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं खेल के विकास के लिए। आइए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिद्धो कान्हू युवा खेल क्लब की स्थापना की बात की गई है, यानी पंचायत स्तर पर खेल संस्कृति को और मजबूत करने के लिए सिद्धो कान्हू युवा खेल क्लब शुरू किया जा रहा है और प्रत्येक क्लब को प्रतिवर्ष 25,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी ताकि पंचायत स्तर पर खेल को प्रोत्साहित किया जा सके। साथ ही सहाय योजना की शुरुआत भी की गई थी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो 5 जिले हैं नक्सल प्रभावित, उसमें युवाओं को खेल से जोड़कर सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत यानी सहाय योजना की शुरुआत की गई थी। इस वर्ष इसमें 2 और जिलों को शामिल कर दिया गया है। अब 5 जिलों से बढ़ाकर 7 जिलों में इस खेल योजना को चलाया जाएगा। वहीं जोहार पोर्टल का भी लॉन्च किया गया था कुछ दिनों पहले। खेल विभाग द्वारा जोहार खिलाड़ी पोर्टल की शुरुआत की गई थी। यह पोर्टल देश का पहला ऐसा पोर्टल है जहां खेल और खिलाड़ियों के डाटा एकत्र कर उन्हें हर संभव मदद की जाएगी और सारा डाटा एक स्थान पर एकत्रित रहेगा। इस पोर्टल में खिलाड़ी और प्रशिक्षकों की पूर्ण जानकारी भी उपलब्ध होगी। वहीं वर्तमान में दोस्तों आपको बता दें कि हफीजुल हसन झारखंड के पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री हैं। यानी खेलकूद विभाग के मंत्री की बात करें तो वर्तमान में हफीजुल हसन हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जिले में स्थित 150 साल पुराने एक मंदिर से भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति चोरी हुई थी जिसे बरामद कर लिया गया? ऑप्शन ए लातेहार, ऑप्शन बी गढ़वा, ऑप्शन सी चतरा अथवा ऑप्शन डी पलामू। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी पलामू। आपको बता दें कि यह मंदिर पलामू में है और पलामू जिले के मेदिनीनगर में कोयल नदी के तट पर यह प्रसिद्ध मंदिर है और यह मंदिर लगभग 150 साल पुराना है जहां से यह मूर्ति चोरी हुई थी और यह बहुमूल्य मूर्ति गढ़वा जिले से बरामद की गई। इसके लिए एक SIT का टीम गठन किया गया था जिस टीम ने इस मूर्ति को बरामद की है। इस प्रसिद्ध मंदिर में अष्टधातु से बनी यह भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति थी और साथ ही भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के चांदी की मुकुट की चोरी की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए हेल्प, ऑप्शन बी सी हेल्प, ऑप्शन सी जे हेल्प अथवा ऑप्शन डी जेड हेल्प। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हेल्प। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर 2023 को पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार ने झारखंड में ए हेल्प कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और यह स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट बनाएंगे। कार्यक्रम में झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने ए हेल्प कार्यक्रम के बारे में बताया कि इसका उद्देश्य महिलाओं को मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में शामिल किया जाना है ताकि महिलाओं को सशक्त किया जा सके और पशुधन उत्पादन में बढ़ाया जा सके और इस तरह से किसानों को भी किसी न किसी तरह हेल्प किया जा सके। ये एजेंट रोग नियंत्रण, पशु टैगिंग और पशुधन बीमा में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इससे किसानों के दरवाजे तक पशु चिकित्सा सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और इससे पशु सखियां और सशक्त बन पाएंगी। यह सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने, महिला शक्ति में उल्लेखनीय एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी बताया जा रहा है।
आपको बता दें कि पशुधन और डेयरी विभाग यानी DAHD डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने हेल्प नाम से एक अनूठी पहल शुरू की गई है और देश के कई राज्यों में इसकी शुरुआत की जा चुकी है, जैसे बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही हाल में झारखंड में भी अब इसे तेज़ी से लागू किया जा रहा है और कई राज्यों के और साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसे शुरू किया जा चुका है। प्रश्न नंबर 5 है, अमृत मिशन के तहत देश के 500 शहरों में झारखंड के कितने शहरों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 अथवा ऑप्शन डी 9। इसका सही उत्तर है दोस्तों, झारखंड के 5 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। आपको बता दें कि अमृत मिशन यानी अमृत, जिसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसी के तहत देश के 500 शहरों में से झारखंड के 5 शहर इसमें शामिल किए गए हैं और ये देवघर, मधुपुर, बासुकीनाथ, गोड्डा और महागामा है। आपको बता दें कि केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने गोड्डा संसदीय क्षेत्र के इन 5 शहरों के कायाकल्प और साथ ही शहरी परिवर्तन के लिए पहले फेज में 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं इनके उत्थान के लिए। इस राशि से इन 5 शहरों में पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन पार्क, आधारभूत संरचना जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाओं पर काम किया जाएगा। वहीं आपको अटल मिशन के बारे में बता दें कि इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी भारत सरकार द्वारा, जिसका उद्देश्य पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं लोगों तक पहुंचाना है ताकि सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके, विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए। और अमृत मिशन का अगर ये अमृत जो है AMRUT, इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। आइए दोस्तों, अब इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स के फॉर्म की बारी है, टर्न की बारी है और इसमें हम लोग हु देखते हैं झारखंड के प्रमुख जो ऑफिस बियरर हैं उनके बारे में, और इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा कई बोर्ड्स और कमीशन हैं, उसमें कौन चेयरमैन है, CEO है, उसके बारे में भी वन लाइनर्स के फॉर्म में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन झारखंड के बारे में। JMM की बात करें तो JMM के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन हैं और कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं। BJP के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर। खीरू महतो JDU के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आजसू के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुदेश महतो। वहीं NCP के अध्यक्ष हैं कमलेश सिंह और RJD के प्रदेश अध्यक्ष झारखंड में हैं संजय कुमार यादव। और झारखंड में जो कुछ प्रमुख बोर्ड और कमीशन हैं, आइए उसके चेयरमैन CEO के बारे में जान लेते हैं। अगर झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के CEO की बात करें तो वर्तमान में CEO हैं राखाल चंद्र बेसरा। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वह हैं शशिकर सामंता। वहीं डायरेक्टर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की है किरण कुमार पासी हैं और झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हैं हिमांशु शेखर चौधरी। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं हिदायतुल्लाह खां, जिसकी नियुक्ति हाल ही में की गई है। और कुमार गौरव झारखंड के युवा आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि वाइस चांसलर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी जान लेते हैं। झारखंड के जो कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय हैं उसके वाइस चांसलर कौन हैं। रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की बात करें तो यह है प्रोफेसर अजीत कुमार सिन्हा। वहीं वुमेंस यूनिवर्सिटी ऑफ जमशेदपुर जो एकमात्र यूनिवर्सिटी है विमेंस यूनिवर्सिटी, इसकी वाइस चांसलर है डॉक्टर अंजलि गुप्ता और इस यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर के तौर पर भी डॉक्टर अंजलि गुप्ता को जाना जाता है और वर्तमान में ये कार्यरत भी हैं।
वाइस चांसलर CUJ यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड हैं डॉक्टर क्षिति भूषण दास। वहीं रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा। वाइस चांसलर BAU यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह। और DSPMU यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी जो कि रांची में ही स्थित है, इसके वाइस चांसलर यानी कुलपति हैं प्रोफेसर तपन कुमार सांडिल्य। आइए दोस्तों, अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। और आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड के वे प्रसिद्ध आर्टिस्ट जिनकी 1 दर्जन से अधिक बड़े साइज की टेराकोटा पेंटिंग झारखंड हाई कोर्ट में लगाया जा रहा है। ऑप्शन A तिलेश्वर लोहरा, ऑप्शन B श्याम विश्वकर्मा, ऑप्शन C श्याम रंगीला, ऑप्शन D डॉक्टर RK नीरद। इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट में करके बता सकते हैं। अगले सेशन में इसे हम लोग व्याख्या के साथ जानेंगे। आइए अब स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। और इसके तहत आज का पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली सरस्वती देवी का जन्म किस जिले में हुआ था? ऑप्शन A गुमला, ऑप्शन B गोड्डा, ऑप्शन C सिंहभूम अथवा ऑप्शन D हजारीबाग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन D हजारीबाग। आइए इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। सरस्वती देवी जो कि एक झारखंड की स्वतंत्रता सेनानी रही हैं, इनका जन्म हुआ था हजारीबाग में 1901 में 5 फरवरी को। इनके पिता का नाम था प्रोफेसर विष्णु दयाल लाल सिन्हा और पति थे केदारनाथ सहाय जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे। इनका निधन हो गया था सरस्वती देवी का 10 दिसंबर 1958 में, यानी लगभग 57 साल की उम्र में। पर्दा प्रथा उन्मूलन में इन्होंने आंदोलन चलाया था 1921 के दौरान। इसके अलावा बाल विवाह और हरिजन उत्थान के आंदोलन में भी उन्होंने नेतृत्व किया था, बाल विवाह आंदोलन और हरिजन उत्थान आंदोलन का। हजारीबाग की पहली महिला रही हैं वो सरस्वती देवी, जिन्हें 26 जनवरी 1930 को झंडोत्तोलन के आरोप में जेल जाना पड़ा था और हजारीबाग से जेल जाने वाली पहली महिला थी सरस्वती देवी। 1937 में भागलपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र से विजयी रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान श्री गणेश हजारीबाग में 11 अगस्त 1942 को सरस्वती देवी ने ही की थी और इसका नेतृत्व भी सरस्वती देवी के हाथों में ही था। 11 अगस्त 2042 को ही श्रीमती सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर भागलपुर जेल में भेज दिया गया था। विधान परिषद की यह लगातार लंबे समय तक सदस्य रही, 1946 से 1951 तक। तो यह था दोस्तों सरस्वती देवी के बारे में, जो कि प्रसिद्ध झारखंड की स्वतंत्रता सेनानी रही है और हर क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही है, एक महिला के नेतृत्वकर्ता के तौर पर। आइए वन लाइनर्स के फॉर्म में भी दोस्तों अब हम लोग कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। और इसके तहत आज का पहला प्रश्न है, जयपाल सिंह मुंडा ने किस वर्ष कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था? इसका उत्तर है दोस्तों 1969 यानी 1969 में जयपाल सिंह मुंडा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि एक्चुअली इस्तीफा देने का कारण यह था कि वह झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित करना चाहते थे, क्योंकि 1963 में वे ऑलरेडी झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलय कर चुके थे और यह विलय उन्होंने उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा के आग्रह पर किया था। यानी विनोदानंद झा के सिफारिश पर झारखंड पार्टी का विलय कर दिया था 1963 में कांग्रेस में। आपको बता दें कि विनोदानंद झा जब मुख्यमंत्री थे उस समय उनके मंत्रित्व काल में ही जयपाल सिंह मुंडा सामुदायिक विकास मंत्री भी थे। अगला प्रश्न है, झारखंड में करमदाहा मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? इसका उत्तर है दोस्तों जामताड़ा। आपको बता दें कि जामताड़ा जिले में एक स्थान है नारायणपुर, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर प्रति वर्ष 15 दिनों तक मेला का आयोजन किया जाता है। और यह मेला एक मंदिर में शिव की पूजा के साथ शुरू होती है, यानी शिवलिंग है यहाँ पे, जिसकी खोज कहा जाता है कि राजा कर्ण द्वारा की गई थी। और यह जो मंदिर है, इस मंदिर को दुखहरण मंदिर कहते हैं या दुखिया महादेव मंदिर के नाम से भी जानते हैं और यह बराकर नदी के तट पर स्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड हाईकोर्ट की स्थापना के समय मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने पद यानी न्यायाधीशों के कुल कितने पद स्वीकृत थे? इसका उत्तर है 8। इसमें आपको बता दें कि 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीश के पद स्वीकृत किए गए थे जब झारखंड का गठन हुआ था और हाई कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। वर्तमान में 1 मुख्य न्यायाधीश और 24 न्यायाधीश सहित 25 पद स्वीकृत हैं। आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट का एक सर्किट बेंच के रूप में स्थापना किया गया था इसका 1972 में, और फिर 1976 में इसे परमानेंट बेंच के रूप में स्थापित कर दिया गया, और 2000 में जब 15 नवंबर को झारखंड का गठन हुआ, फिर झारखंड राज्य की स्थापना हुई और झारखंड में रांची हाई कोर्ट की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसका प्रारंभ किया गया था दोस्तों 2011 में। उस समय मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा और 15 अगस्त को इसकी शुरुआत की गई थी, यानी 15 अगस्त 2011 को। आपको बता दें कि गरीब व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत मात्र 5 रुपये में। वैसे इसकी कीमत 20 रुपये आती है, लेकिन 15 रुपये झारखंड सरकार वहन करती है और 5 रुपये लाभुक को देना पड़ता है। इस तरह 5 रुपये में ही लाभुक को भोजन उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि 2020-21 के दौरान बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना को यानी मुख्यमंत्री दाल भात योजना को विस्तार देने के लिए मुख्यमंत्री कैंटीन योजना की शुरुआत की बात की गई थी। और फिर 2022 में जब फिर से बजट पेश किया गया, यानी तो 2021-22 कह सकते हैं दोस्तों, 2021-22 में जब फिर नेक्स्ट ईयर बजट पेश किया गया तो गुरुजी किचन योजना प्रारंभ करने की बात की गई मुख्यमंत्री दाल भात योजना केंद्र पर ही। अगला प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों हाथू मुंडा। आपको बता दें कि जो ग्राम पंचायत होता है उसमें गांव का जो प्रमुख होता है उसे मुंडा कहते हैं, जबकि ग्राम पंचायत को हाथू कहते हैं। इसलिए ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे हाथू मुंडा कहते हैं। आपको बता दें ये जो शासन व्यवस्था है मुंडा शासन व्यवस्था, इसे मुंडा मानकी पढ़ा सरदार शासन व्यवस्था भी कहते हैं। मुंडा मानकी पढ़ा सरदार शासन व्यवस्था इसलिए कहते हैं कि सबसे निचले स्तर पर यानी ग्रामीण स्तर पर जो व्यवस्था है पंचायत का वह मुंडा शासन व्यवस्था है। इसके ऊपर यानी कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर जो शासन व्यवस्था बनती है वह मानकी है। उसके ऊपर पढ़ा और सबसे बड़ा जो होता है मुंडा शासन व्यवस्था में उसका प्रमुख होता है सरदार, जिसे राजा भी कहते हैं, और यह एक राज्य का प्रमुख होता है सरदार। तो इस तरह से मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में दोस्तों ये था कुछ इन्फॉर्मेशन, और वन लाइनर्स के फॉर्म में जो हम लोग स्टैटिक अफेयर्स करते हैं इसके तहत आज का ये था प्रश्न। ये था दोस्तों सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।